So we'll start with new chapter, that is dual nature of radiation and matter. बहुत सिंपल है, बहुत छोटा चैप्टर है, एंड ऑफ कोर्स सिंपल है इसलिए मार्क्स स्कोर करने का अपॉर्चुनिटी भी है, एंड अगेन वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. तो हर चीज को हमने मार्क्स स्कोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. ड्यूअल नेचर, डबल नेचर. किसका डबल नेचर? रेडिएशन और मैटर का. अब तक हमने ये सीखा है कि देखो, इन दिस यूनिवर्स यू फाइंड ओनली टू थिंग्स. दो ही चीजें होती है, या तो पार्टिकल या तो वेव. अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस पेन विल बी टेकन इनटू कैटेगरी ऑफ पार्टिकल, राइट? करेक्ट. So in this universe, whatever you see can either be classified as particle or it can be classified as wave. लेकिन ड्यूअल नेचर, तो रेडिएशन का डबल नेचर है. मतलब क्या? रेडिएशन behaves as if it is a wave under some conditions, and radiation also behaves as if it is a particle under some condition. अब तक बहुत क्लियर था. जैसे फॉर एग्जाम्पल रेडिएशन वेव है और पार्टिकल मैटर है ना. मतलब मैटर इज पार्टिकल. जैसे इलेक्ट्रॉन तुम बोलते हो, इट इज मैटर. फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन्स यू से मैटर, राइट? करेक्ट. प्रोटॉन्स आर मैटर. लेकिन बाद में समझा कि मैटर और रेडिएशन दोनों का डबल नेचर. अब कैसे समझा? तो देयर आर फ्यू एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू रेडिएशन which show that radiation behaves as if it is a wave. For example, reflection, refraction, diffraction, polarization, interference. ये सारे के सारे, all these phenomena are based on wave nature of radiation, right? तो रिमेम्बर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था. मेरा एक फ्रेंड था, तो लेक्चरशिप के लिए जब आप जाते हो ना, तो पहले आपको डेमो क्लास के लगा देते हैं. तो उस बच्चे ने सिर्फ लिखा था इंटरफेरेंस, आगे कुछ बोले उससे पहले क्वेश्चन आ गया, इंटरफेरेंस ये वेव नेचर है कि पार्टिकल नेचर? उसने बोल दिया पार्टिकल नेचर. हो गया, इंटरव्यू खत्म. तो होता है वेव नेचर. तो रिमेम्बर, रेडिएशन का वेव नेचर, ये पर्टिकुलर कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, पर्टिकुलर कुछ फेनोमेना है विच बेसिकली प्रूव दैट रेडिएशन इज अ वेव. जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वेरियस ऑब्जर्व फेनोमेना ऑफ लाइट, मतलब रेडिएशन, शो दैट रेडिएशन बिहेव लाइक अ वेव. अब ये कौन से ऑब्जर्व फेनोमेना है? एग्जांपल्स: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो जो भी चीज हो, अगर वो ये फेनोमेना शो करता है, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ वेव. आपको आगे समझेगा कि इवन इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का भी डिफ्रैक्शन होता है. मतलब इलेक्ट्रॉन्स बीइंग पार्टिकल आल्सो शो वेव नेचर. समझेगा आगे. तो फिलहाल के लिए पता होना चाहिए, देयर आर फ्यू ऑब्जर्व फेनोमेना: रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन. दिस आर वेव कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये सिर्फ वेव ही दिखा सकता है, क्योंकि रेडिएशन हमको पता है, रेडिएशन शोज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन. तो रेडिएशन क्या हो गया? ओके. बट देयर आर सम ऑब्जर्व फेनोमेना related to radiation which cannot be explained by treating radiation like a wave. तो ऐसे भी कुछ ऑब्जर्व फेनोमेना है जिसमें अगर आप रेडिएशन को वेव ट्रीट कर रहे हो, तो आप थियोरेटिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है. So there are some observed phenomena in which if you treat radiation like a wave, you will not be able to explain. ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे कौन से ऑब्जर्व फेनोमेना है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम. अगर आपको याद होगा चैप्टर नंबर 3, कंपेरेटिव गैसेस एंड रेडिएशन, उसमें जो सेकेंड पार्ट था रेडिएशन का, उसमें हमने ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम पढ़ा है. हमने ये भी देखा था, इफ यू रिमेम्बर, हमने वाई एक्सिस पे ई लैम्बडा प्लॉट किया था. ई लैम्बडा मतलब इमिसिव पावर, और हमने एक्स एक्स पे प्लॉट किया था वेवलेंथ, राइट? तो वो जो ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, अगर आप रेडिएशन को वेव जैसे ट्रीट करते हो, तो आप वो स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे. क्यों नहीं कर पाओगे? वो धीरे धीरे थ्योरी में आएगा, इसी चैप्टर में आएगा. बट यू नीड टू रिमेंबर, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय ट्रीटिंग रेडिएशन एज अ पार्टिकल, नॉट एज अ वेव. Good. Then there is something called as Compton effect.
अभी कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, मैं आपको रफ आइडिया देता हूँ, इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ द सिलेबस, तो आपको सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। अब तक आपने ना 11th स्टैंडर्ड में आपने स्कैटरिंग और कोलिजन नाम का एक थ्योरी देखा था, स्कैटरिंग या फिर कोलिजन। चलो मैं बता देता हूँ स्कैटरिंग मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज, और कहाँ देखा था वो बता देता हूँ, और आगे भी आएगा। यू रिमेम्बर रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट? व्हाट इज दिस रुदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट? गए, तो तुमको पता होना चाहिए सारे के सारे एटॉमिक मॉडल्स। सबसे पहला था डेल्टन का एटॉमिक मॉडल। डेल्टन ने बोला कि अगर आप सिंपल भाषा में समझ लो, डेल्टन ने क्या बोला, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बुक में बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा होता है। डेल्टन ने बोला तुम्हारे पास अगर एक सब्सटेंस है, तो उसको तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, तो जो आखिरी में बचेगा वो होगा एटम विच इज इनडिविजिबल, इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, राइट। उसके बाद थॉमसन, he was trying to produce electromagnetic waves in a gas discharge tube, स्पार्क ट्यूब बोलते हैं उसको। उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करना था। ही फाउंड, उसने आगे ये मेंशन होगा भी बाद में अगले चैप्टर में, ही फाउंड वहां पे देर आर काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ स्पार्क्स कमिंग आउट। उसको पहले लगा कि ये रेज है, रेस, राइट। तो उसने उसको रेस मान के, मतलब वेव मान के चला। वो बाद में समझ में आया कि अगर वो जो रेडिएशन है, जिसको वो रेडिएशन मान रहा था, वो रेस तो थे नहीं, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। उसको जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना मतलब एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव, तो वो जो रेस थे दे वर बेसिकली डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। और पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन डिफ्लेक्ट होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब ये समझ में आया कि जो डेल्टन ने बोला कि एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, इट इज रॉन्ग। एटम कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, और वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाहर आ रहे थे उसको उसने बोला इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन वर्ड वाज यूज्ड, थॉमसन मॉडल। हम बाद में बात करेंगे, अभी सिर्फ आपको थोड़ा सा रिलेट करने के लिए बता रहा हूँ मैं। गुड, राइट, करेक्ट। और उसका जो मॉडल था थॉमसन का, वो था प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, लोगों ने बोला अच्छा इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आ रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं आ रहा? तो उसने बोला पॉजिटिव चार्ज बहुत बल्की है, हेवी है। एक्सप्लेन कैसे करेगा? वो बोलेगा, उसने बोला कि अच्छा तुमने वो केक खाया है क्या जिसमें चेरी होती है एम्बेडेड? आपने खाया ड्राई केक? उसमें साथ चेरीज होते हैं अंदर, हाइड एंड सीक बिस्किट, राइट। तो वो जो चेरीज है या हाइड एंड सीक बिस्किट में चॉकलेट है, वो है नेगेटिवली चार्ज, तो वो लाइट है। और पूरा का पूरा बेस वो है पॉजिटिवली चार्ज। तो ही सेड दैट द पॉजिटिव चार्ज is basically like a sphere in which you have negative charge particles embedded, right? बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके। वाटरमेलन ले लो, वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है ना, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, और जो सीड्स होते हैं दोज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो डेफिनेटली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स लाइटर इन वेट है, तो वो बाहर आ गए। फिर रुदरफोर्ड, आई विल कम टू कॉम्पटन इफेक्ट। मेरा पर्पस एटॉमिक मॉडल सिखाना नहीं है आज, लेकिन सिर्फ स्कैटरिंग मतलब क्या होता है उस तक आएंगे, फिर विल टेक यू टर्न अगेन एंड गो बैक टू ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया टू सी इफ व्हाट थॉमसन इज सेइंग इज करेक्ट और नॉट। उसने क्या किया, उसने गोल्ड फॉइल लिया और उस गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कर दिए, राइट। और जो गोल्ड फॉइल था उसके पीछे एक सेमी सर्कुलर या सेमी स्पेरिकल फॉस्फोरस स्क्रीन था, उस टाइम का फॉस्फोरस स्क्रीन था। अब एक्सपेक्टेड क्या है, अगर थॉमसन के हिसाब से प्लम पुडिंग मॉडल करेक्ट है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ये पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, बराबर। और एक अल्फा पार्टिकल आया, तो वो पॉजिटिव चार्ज को आर पार जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। जाएगा क्या वो? नहीं। इसका मतलब स्क्रीन के फॉइल के बिल्कुल पीछे 0 डिग्री एंगल पे आपको कितने अल्फा पार्टिकल मिलने चाहिए? 0, क्योंकि आर पार तो जाएंगे नहीं वो। लेकिन उल्टा हुआ, सबसे ज्यादा मोर देन 99.56%, उससे ज्यादा अल्फा पार्टिकल दे वेंट अनडेविएटेड, सीधा निकल गए 0 डिग्री पे। और आपको ये पता होना चाहिए, जब चार्ज एक ज्यादा वॉल्यूम में स्प्रेड होता है ना, तो क्योंकि न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड इज पॉजिटिव और अल्फा पार्टिकल भी क्या है?
पॉजिटिव। तो उस केस में जब इंटरेक्शन होता है पॉजिटिव पॉजिटिव का, रिपल्शन तो होगा ही, लेकिन बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा वॉल्यूम में है तो उसका डेविएशन कम एंगल पे होता है। तो इफ पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ लार्ज वॉल्यूम, तो डेविएशन इज एट स्मॉल एंगल। मतलब क्या मिलना चाहिए था, स्मॉल एंगल पे डेविएशन मिलना चाहिए, हुआ उल्टा, लार्ज एंगल पे ज्यादा पार्टिकल्स मिल गए। करेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज particles are concentrated in a very small volume right at the center of atom, उसको नाम दे दिया उसने न्यूक्लियस। सही। अब हम आ जाएंगे स्कैटरिंग पे। तो याद रखना ये चीज, अब स्कैटरिंग एक पार्टिकल का जैसे न्यूक्लियस और दूसरा पार्टिकल जैसे अल्फा पार्टिकल। व्हाट इज अल्फा पार्टिकल बाय द वे, हीलियम न्यूक्लियस। तो स्कैटरिंग कभी भी दो पार्टिकल्स में होता है, किसमें होता है, किसमें होता है, दो पार्टिकल्स, बिकॉज ऑफ चार्ज। करेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या हुआ, कॉम्पटन इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन ने रेडिएशन को स्कैटर कर दिया। राइट। मैंने अभी क्या बोला, मैंने बोला कि स्कैटरिंग किसमें होता है, दो पार्टिकल्स में। इधर इलेक्ट्रॉन ने किसको स्कैटर कर दिया, तो रेडिएशन कैसा बिहेव कर रहा है। हाँ, तो देर आर सम काइंड ऑफ ऑब्जर्व फेनोमेना which cannot be explained by treating radiation as wave. You have to treat radiation as a particle. क्लियर। नंबर टू, कोलिजन भी किसमें होता है, पार्टिकल्स में होता है। अब जो मैंने आखिरी में लिखा ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, अगर एक मेटल सरफेस पे आप रेडिएशन इंसिडेंट करो, मतलब लाइट इंसिडेंट करो ऑफ सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, मैं आऊंगा उस पर बाद में, तो उस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, फोटो मतलब फोटॉन्स, और बिकॉज ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स देयर इज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बट अगेन आइडियली सोचो, ऐसा क्यों होना चाहिए, व्हाई शुड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम द सरफेस व्हेन फोटॉन्स आर इंसिडेंट ऑनटू इट। रिमेंबर, जब तुम मेटल सरफेस के बारे में सोचोगे, अल्टीमेटली मेटल सरफेस में मतलब क्या है, एटम्स है, एटम में क्या है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। इमेजिन, इमेजिन एक दूसरा पार्टिकल आया, उसने वो जो मेटल के सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे जो एटम्स थे, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग था, दैट पार्टिकल इज कोलाइडिंग विद इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल सरफेस। कोलिजन की वजह से क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर की वजह से क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होगा। राइट। तो इलेक्ट्रॉन नॉकआउट क्यों होना चाहिए, बिकॉज ऑफ कोलिजन बिटवीन वन पार्टिकल एंड अदर पार्टिकल। यहाँ तो हमने फोटोन मतलब रेडिएशन इंसिडेंट किया था। रेडिएशन नॉर्मली तुम क्या बोलते हो, वो वेव है। अगर वेव है तो वेव में और इलेक्ट्रॉन में कोलिजन नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई इन दिस केस आल्सो, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, why electrons are emitted from the surface of a metal when light is incident onto it, अगर तुमको वो एक्सप्लेन करना है तो तुम रेडिएशन को यहाँ पे वेव ट्रीट नहीं कर सकते, क्या ट्रीट करोगे, पार्टिकल। करेक्ट। राइट। तो देयर आर सम एक्सपेरिमेंट्स which fail to explain observed phenomena if you treat radiation as a wave. So you have to treat radiation as particle here. Black body spectrum, Compton effect and photoelectric effect. हमको इस चैप्टर में सिर्फ सीखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ओनली फोकस इज ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वैसे बाय द वे बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है ये, क्यों, आइंस्टाइन का नाम सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो उसका नाम सुना है तो उसके थ्योरीज भी सुने होंगे, सुना है। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर ऑफ आइंस्टाइन, ए इक्वल टू एमसी स्क्वायर, बाकी और हैव यू हर्ड ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नहीं सुना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं सुना, जनरल रिलेटिविटी नहीं सुना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं पता तुमको, अरे जोकिंग। आइंस्टाइन का नाम जहां सुनोगे ना, पहला तुमको मिलेगा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसने जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया ना, दैट इज वेरी फेमस थ्योरी। आइंस्टाइन को उसके लिए नोबेल प्राइज मिला ही नहीं, उसको मिला बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
So Einstein got this Nobel Prize for photoelectric effect. So let us talk about more about photoelectric effect. तो ये basic चीजें याद रखो. In this universe, you will find only two things. One is radiation, another is matter. Radiation, see, radiation के कुछ specific characteristics है. जैसे जो भी चीज radiation हो, it will show you interference, diffraction, polarization, etc. etc. और जो भी चीज matter है, it will show you normally property of collision and scattering. Right? Good. तो जो चीज जहां पे मोमेंटम ट्रांसफर हो, जहां पे कोलिजन हो, जहां पे स्कैटरिंग हो, वहां पे कौन इन्वॉल्व होता है? पार्टिकल. राइट, मतलब मैटर बेसिकली. ओके, तो एज आई सेड, इस चैप्टर में हमारा फोकस है किस पे? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे. ओके, तो मैंने अभी बताया. सो सिंस 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 देयर आर सम इफेक्ट्स व्हिच कैनॉट बी explained by treating radiation as wave. So what we will do is, it means that radiation must behave like a particle, right? अब ये जो पार्टिकल है, आपको पता होना चाहिए, हर एक पार्टिकल का एनर्जी होता है. ईच पार्टिकल हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट? तो हर एक पार्टिकल, जिसको तुम साइंस लैंग्वेज में पैकेट ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हो, फोटोन भी बोल सकते हो, क्वांटा भी बोल सकते हो. तो ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है ऑफ रेडिएशन, मतलब क्या, वो समझ लो अच्छे से. नॉर्मली जब हम लोग किसी भी लाइट का सोर्स स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ट्यूब लाइट है, बटन चालू किया, लाइट आ रहा है. तो व्हाट इज नॉर्मल परसेप्शन कि यहाँ से एनर्जी कंटिन्यूअसली इमिट हो रहा है. दिस इज व्हाट यू थिंक, पर ऐसा होता नहीं है. लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी. तो ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट था, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी. तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी जहां भी सुनोगे, खासकर तो क्वांटम मैकेनिक्स में आएगा. तो whenever you hear this quantization of energy, मतलब light, मतलब radiation is emitted in the form of small packets of energy. ये सबसे पहले दिया था प्लैंक ने. So the idea of quantization of energy was first proposed by Planck to explain black body radiation. तो मैंने अभी बताया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन में तुम अगर रेडिएशन को वेव ट्रीट कर रहे हो, तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन दैट. तो व्हाट प्लैंक सेड कि तुम गलती कर रहे हो. बेसिक गलती ये है कि जो रेडिएशन तुम एज अ वेव ले रहे हो, वो वेव है ही नहीं. वो क्या है? Small packets of energy. Correct? Good. So Planck proposed the model that says, number one, energy is emitted in the form of packets, quanta or photons, which literally means packet of energy. Correct? तो लाइट कभी भी कंटिन्यूअसली, मतलब रेडिएशन में से जो एनर्जी आता है, वो कंटिन्यूअस नहीं है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी. ईच पैकेट इज कॉल्ड एज अ फोटोन और इट इज कॉल्ड एज क्वांटम. नंबर टू, एट हायर फ्रीक्वेंसीज, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ेगा. किसका एनर्जी बढ़ेगा? पैकेट का एनर्जी बढ़ेगा. तो ये इंपॉर्टेंट है. एट हायर फ्रीक्वेंसीज द एनर्जी ऑफ द पैकेट इज ऑल्सो हायर, मतलब इज लार्ज. क्लियर? अब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन क्या होता है, तुमको रफ रफ आइडिया है, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में होता ही है स्पेक्ट्रम. तो हाउ मेनी ऑफ यू नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? एटलीस्ट रफ आइडिया ऑफ इट. डिटेल नहीं पता होगा तो दैट इज ओके. रफ तो पता होना चाहिए. तुम रेडिएशन की बात कर रहे हो, तुम लाइट की बात कर रहे हो, तो पता होना चाहिए. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन से रीजन होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम द हाईएस्ट एनर्जी एंड द लोएस्ट वेवलेंथ. ऐसा क्यों बोला मैंने? हाईएस्ट एनर्जी एंड लोएस्ट वेवलेंथ. व्हाट इज एनर्जी ऑफ अ फोटॉन? एच नु. व्हाट इज नु? सी बाय लैम्डा. तो एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या है? इनवर्स. एनर्जी ज्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगा? कम होगा. तो स्टार्ट विद हाईएस्ट एनर्जी एंड लोएस्ट वेवलेंथ. सबसे पहले कौन? गामा रेडिएशन. वेरी गुड. और हर एक रीजन का एप्लीकेशन अलग है, हर एक रीजन का प्रोडक्शन टेक्निक अलग है. लुक, वेरी इंटरेस्टिंग. वेवलेंथ, व्हाट इज वेवलेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सिर्फ क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस चेंज होने से बहुत कुछ चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, मतलब वेवलेंथ बहुत ज्यादा हो, तो एनर्जी कम होता है. और अगर वेवलेंथ बहुत कम हो तो एनर्जी बहुत ज्यादा होता है. जैसे गामा रेडिएशन. गामा रेडिएशन का सोर्स जो है वो न्यूक्लियर सोर्स है. इट इज प्रोड्यूस इनसाइड अ न्यूक्लियस. विल नॉट टॉक अबाउट इट. हाईली एनर्जेटिक, नॉट एट ऑल गुड फॉर ह्यूमंस. गुड. उसका यूज अलग जगह पे है, दैट वी विल नॉट टॉक अबाउट, एटलीस्ट नॉट इन 12th. उसके बाद आता है एक्स रेडिएशन. एक्स रेडिएशन आर आल्सो
हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स, हाई पेनिट्रेटिंग पावर। अब उसका पेनिट्रेशन का पावर हाई होने की वजह से हम उसको अलग अलग एप्लीकेशन में यूज करते हैं, राइट फ्रॉम इंजीनियरिंग टू मेडिकल एप्लीकेशन। मेडिकल का तो सबको पता ही होगा। बेस्ट एग्जाम्पल, टू डिटेक्ट फ्रैक्चर्स। तो आपके जो आपका जो बॉडी में मास होता है ना, उसमें से एक्स से पास होता है। किससे पास नहीं होता? बोन से। लेकिन अगर बोन में क्रैक पड़ जाए तो वो उस क्रैक में से भी पास होगा। एंड देन यू कैन टेक अ फोटोग्राफ एंड पता पता लगता है कि देखो वहां पे क्रैक आया। तो दिस इज वन एप्लीकेशन। अगेन इट इज नॉट वेरी गुड, क्या इट इज हार्मफुल फॉर। इसके लिए कभी नहीं सुना होगा, दिमाग में सिर पे कुछ लग गया तो एमआरआई निकालते हैं। कभी सुना मैं एक्सरे करवा के आता हूँ? सिर का एक्सरे करवाने का तो तुम वापस नहीं आओगे। कुछ हो रहा है यहाँ। योर डेड बॉडी में भी, हाँ, मतलब नॉट लाइक डेड बट यू मे बी ब्रेन डेड ऑफ कोर्स। तो एक्सरेज आर वेरी हार्मफुल ऑफ कोर्स। तो उसका प्रोडक्शन टेक्निक अलग होता है, वेरी इंटरेस्टिंग। अगेन जब टाइम मिलेगा तब बात करेंगे उसके भी। उसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट, यूवी, राइट। अराउंड 3000 एंगस्ट्रॉम के नीचे वाला वेवलेंथ होता है वो। तो 1000 से लेके 3000 एंगस्ट्रॉम की रेंज में, मोर और लेस। ऐसा शार्प बाउंड्री नहीं है कि मैंने बोल दिया 1000 और उन्होंने बोला 900 भी है। स्पेक्ट्रम में शार्प बाउंड्रीज नहीं होते हैं, ये पता होना चाहिए। अल्ट्रावायलेट रेस, उसका प्रोडक्शन टेक्निक अलग है। अगेन दे आर नॉट वेरी यूजफुल। आई एम नॉट सेइंग कि नॉट एट ऑल यूजफुल, नॉट वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। इनफैक्ट तुम सनस्क्रीन लोशन लगाते ही इसके लिए हो, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम यूवी रेस। करेक्ट, वो सनस्क्रीन वही होता है, उसमें लिखा होता है यूवी प्रोटेक्शन लेयर। सो इट बेसिकली रिफ्लेक्ट्स बैक द यूवी रेस। गुड, राइट। हम लोग गलत जगह पे लगाते हैं, लाइक इन सम सिटीज वी डोंट नीड इट। और ये देख लिया था एडवर्टीजमेंट, यूवी रेस से बचाना है तो क्रीम लगाओ। उसको बेचना था अपना प्रोडक्ट, उसने चिपका दिया तुमको। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बट अल्ट्रावायलेट रेज इट स्पेसिफिकली इज वेरी यूजफुल इन किलिंग सर्टन बैक्टीरिया। सुना है क्या? घर में वाटर फिल्टर लगाया है, यूवी आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड यूवी, पता ही नहीं यूवी क्या होता है। उसमें वो यूवी आरओ क्या होता है, वो अल्ट्रावायलेट रेज से वो जर्म्स को मारते हो, दे किल दोस बैक्टीरिया। इवन इन कोविड पीरियड इट वाज वेरी यूजफुल, राइट। गुड। देन कम्स विजिबल, दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम जो हम देख सकते हैं। मतलब हम लोग यूनिवर्स का या हमारे आजू बाजू के वर्ल्ड का 99% के ऊपर देख ही नहीं पाते। वी लुक ओनली इनटू दिस स्मॉल विंडो। यहाँ पे भी प्रोडक्शन टेक्निक अलग है, इसका यूज अलग है। उसका होता है इंफ्रारेड, आईआर। इंफ्रारेड का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर अस। इवन जो सीसीटीवी कैमरा में छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं, जहाँ से तुमको कभी कोई लाइट आते हुए दिखेगा नहीं, क्योंकि वो इंफ्रारेड रेडिएशन में इमिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि नाइट विजन है। रात में जब अंधेरा होता है तो वहां से आईआर रेज निकलती है। यू मे नॉट, एंड ऑफ कोर्स यू एज अ ह्यूमन विल नॉट बी एबल टू सी इट, लेकिन देयर आर अदर क्रिएचर्स लाइक आउट, दे कैन सी। ओके, कैमरा में ऑफ कोर्स उसके लिए है ना, तो और बहुत सारे एप्लीकेशंस है। मैं आपको सेमीकंडक्टर डिवाइस में बताऊंगा। वो जो क्या था, धूम 2, 3, 4, आई डोंट नो विच वन, जिसमें वो ऋतिक रोशन चोरी करने जाता है, फिर गॉगल पहनता है, फिर वो ऐसा रेस से बच बच के जाता है। वो आईआर रेडिएशन से, वो हम लोग बाद में बात कर लेंगे। एनीवेज, उसके बाद आईआर इज अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। उसमें फिर नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड। अब उस स्पेक्ट्रम का कनेक्शन हमारे चैप्टर के साथ है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। इट इज कनेक्टेड, यू शुड नो एग्जैक्टली व्हाट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ एंड एनर्जी, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। तो ये इंफ्रारेड का 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। उसका वेवलेंथ रेंज जाता है 7500 एंगस्ट्रॉम से लगभग 1 लाख के ऊपर एंगस्ट्रॉम तक। तो ह्यूज रेंज, नियर, मिड एंड फार। उसके बाद आता है माइक्रोवेव। जो आप माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करने के लिए यूज करते हैं, वही माइक्रोवेव। उसके बाद आता है रेडियो वेव्स, वही रेडियो वेव जो आप टेली कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हो, रेडियो सुनने के लिए, या फिर टेली मोबाइल फोन कम्युनिकेशन के लिए, या फिर इंटरनेट सर्विसेज के लिए यूज करते हो, दैट इज रेडियो वेव। और रेडियो वेव ही क्यों यूज करते हैं, बाकी क्यों नहीं यूज कर सकते, उसका भी साइंटिफिक रीजन है। देयर इज रीजन बिहाइंड एवरी हेल्थ थिंग दैट यू विल लिसन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है ना, वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, स्कैटर भी कर सकते हैं। लेकिन रेडियो वेव्स को दे कैनॉट स्कैटर और कैनॉट एब्जॉर्ब।
तो जब मुझे एक जगह से दूसरी तरफ सिग्नल भेजना है, व्हाट आई विल वांट इज दैट द सिग्नल शुड नॉट बी स्कैटर्ड एंड इट शुड नॉट बी एब्जॉर्ब। इसलिए रेडियो वेव यूज होता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में वो गैसेस ही नहीं है विच कैन एब्जॉर्ब और स्कैटर। कौन से रेस? रेडियो वेव्स, राइट। अगर हम लोगों ने मोबाइल फोन के लिए विजिबल लाइट यूज कर लिया होता, सबसे तो दिखता, देखो वो ग्रीन लाइट निकला है, दिखता था, रेड कलर लाइट, ग्रीन कलर लाइट, येलो कलर लाइट, कभी पहुंचता भी नहीं। क्यों? स्कैटरिंग, स्कैटरिंग, सिग्नल निकला, पहुंचा नहीं। आपको पता है जो सनसेट के टाइम पर रेड दिखता है ना, रेड, दैट इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दैट इज ऑल रिलेटेड। ओके, तो विल टॉक अबाउट दिस लेटर, लेकिन फिलहाल आ जाते हैं पॉइंट पे। तो ये जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, सबसे ज्यादा एनर्जी है गामा, फिर एक्स, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? करेक्ट। तो ये जो पूरा ईएम रेडिएशन स्पेक्ट्रम है, ये सारे के सारे हैं क्वांटास, दीज आर ऑल पैकेट्स ऑफ एनर्जीज। एंड आई जस्ट टोल्ड यू कि जितना ज्यादा वेवलेंथ उतना कम एनर्जी, जितना कम मैंने उतना ज्यादा एनर्जी, राइट? मैं इसको फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी बोल सकता था, ई इक्वल टू एच नो। तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा, ये लिखा है यहाँ पे, एट हायर फ्रीक्वेंसीज द एनर्जी ऑफ द पैकेट इज ऑल्सो लार्ज, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है उसमें, राइट? तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, ये टोल्ड टू थिंग्स, और ये तुमको अगले चैप्टर में भी लगेगा, बताऊंगा, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम में लगेगा तुमको, राइट? So energy is emitted first of all in the form of packets, and number two, at higher frequencies the energy of packet is also large. यहाँ तक क्लियर? अब देख लेते हैं कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या। एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सबसे पहले हेनरिक हर्ट्ज, वही वही हर्ट्ज है जिसके नाम पे तुम फ्रीक्वेंसी का यूनिट देते हो, हर्ट्ज। तो हेनरिक हर्ट्ज ने सबसे पहले डिस्कवर किया था ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ही वाज वर्किंग ऑन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय स्पार्क डिस्चार्ज। अभी स्पार्क डिस्चार्ज क्या होता है पता है? स्पार्क डिस्चार्ज, स्पार्क डिस्चार्ज नहीं बता, नहीं बता, हम सबको पता है स्पार्क डिस्चार्ज। स्पार्क डिस्चार्ज, चलो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। आपको पता है ये जो ट्यूबलाइट्स है, व्हाट व्हाट इज द मटेरियल दैट यू यूज नाउ डेज? ट्यूबलाइट क्या होता है पता है? ये एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, इज अ सेमीकंडक्टर डायोड। क्यों यूज करते हैं, इसके रीजन अलग अलग है। सबसे पहले एनर्जी सेविंग, इसको कम इलेक्ट्रिसिटी लगता है। नंबर टू, स्टर्डी है, गिर भी गया तो कुछ नहीं होगा, चलता रहेगा वो। लेकिन इससे पहले जो आते थे ना ट्यूबलाइट्स, राइट, पहली बात तो वो ट्यूब लाइट्स थे, थोड़ा लेट जलते थे। दूसरा उसके अंदर था गैस, और आते थे दो इलेक्ट्रोड्स। वो जो ट्यूब था उसके एक साइड पे एक इलेक्ट्रोड था, दूसरी साइड पे दूसरा इलेक्ट्रोड था। स्पार्क डिस्चार्ज, स्पार्क, तुमने बटन चालू किया, एक इलेक्ट्रोड से करंट निकला, करंट मतलब स्पार्क होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अभी पूरा कनेक्ट करो अच्छे से, तब जाके समझेगा कि क्या बोलना चाहता है आगे आगे। तो व्हेन यू टर्न ऑन द स्विच ऑफ द लाइट, इन दैट केस देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स, और ट्यूब के अंदर गैस था, इनर्ट गैस नॉर्मली। व्हेन यू स्विच ऑन, एक इलेक्ट्रोड से स्पार्क निकलेगा, मतलब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा। और जब ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे इलेक्ट्रोड के पास जा रहा है, मतलब वन इज कैथोड वन इज एनोड बेसिकली, तो जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, बीच में गैस है, क्या होगा? कोलिजन होगा, किसका? इलेक्ट्रॉन का गैस के इलेक्ट्रॉन के साथ। एंड व्हेन electrons collide with the revolving electrons of gas, energy is transferred, and by taking that energy, वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो जाते हैं ऊपर वाले स्टेट में, जिसको तुम बोलते हो एक्साइटेड स्टेट्स, हायर एनर्जी स्टेट्स, बराबर? एंड दे रिमेन इन दैट हायर एनर्जी स्टेट फॉर वेरी स्मॉल टाइम, 10 पावर माइनस 7 माइनस 8 सेकेंड, एंड while coming down they emit energy, and that energy is basically it falls into the visible spectrum, इसलिए तुमको white light दिखता है उसमें से। तो Hertz was working on the production of electromagnetic waves by spark discharge। तो उसने क्या नोटिस किया? He noticed that when ultraviolet light is incident on a metal electrode, तो जब स्पेसिफिकली अल्ट्रावायलेट लाइट जब एक इलेक्ट्रोड पे इंसिडेंट होगा, तो जो स्पार्क था ना, स्पार्क वो हाई वोल्टेज का बन गया।
मतलब पहले लो वोल्टेज स्पार्क आ रहा था, और जब जब अल्ट्रा वायलेट लाइट इंसिडेंट हुआ इलेक्ट्रोड पे, तो जो स्पार्क था वो हाई वोल्टेज का बना। मैं सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, मैंने अभी बताया ट्यूबलाइट चालू कर दो तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रोड से क्या निकलता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं स्पार्क, बराबर। अगर मेरे पास वोल्टेज कांस्टेंट है तो हर बार जब मैं बटन चालू करूंगा तो स्पार्क सेम स्ट्रेंथ का चाहिए, सेम वोल्टेज का चाहिए, राइट। बट व्हाट ही नोटिस वाज कि जब जब अल्ट्रा वायलेट लाइट हमने इंसिडेंट कर दिए, तो जो स्पार्क है वो क्या हो रहा है, हायर वोल्टेज का हो रहा है। क्या हो रहा है वो, हायर वोल्टेज। क्लियर। एक्चुअली फिजिक्स में बहुत सारे डिस्कवरीज, ऑलमोस्ट ऑल द डिस्कवरीज आर एक्सीडेंटल। साइंस में ना मोस्ट ऑफ द डिस्कवरीज यू विल फाइंड इट दे आर एक्सीडेंटल। ये भी एक्सीडेंटल था, उस बेचारे को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो ढूंढता रहा ढूंढता रहा ढूंढता रहा, एक बार जाके समझा कि हमारे इस लैब में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वहां पे अल्ट्रा वायलेट लाइट का भी सोर्स है। तब उसको समझा कि जब जब अल्ट्रा वायलेट लाइट का सोर्स चालू हो रहा है सिर्फ तब मुझे हाई वोल्टेज का स्पार्क मिले। अब ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों तो आगे समझो। वाई हाई वोल्टेज स्पार्क व्हेन यूवी लाइट इज इंसिडेंट, तो ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअली व्हेन यूवी लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटालिक सरफेस देन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम इट्स सरफेस। मतलब पहले भी इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन इमिट हो ही रहे थे, लेकिन जब यूवी लाइट इंसिडेंट हुआ तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए। That is why when UV light is incident on a metallic surface, then electrons are emitted from its surface. मतलब क्लियर। अब जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है व्हेन अल्ट्रा वायलेट लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, उसको बोलते हो फोटो सेंसिटिव सरफेस। क्या बोलते हो उसको, सो द सरफेस विच इमिट्स इलेक्ट्रॉन्स व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी मतलब यूवी इन दिस केस। अब सुटेबल क्यों बोला, क्योंकि जब हमने फॉर एग्जांपल इंफ्रारेड लाइट इंसिडेंट करके देखा तो मेटल सरफेस से कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ। फिर अगर हमने सपोज माइक्रोवेव इंसिडेंट करके देखा फिर भी इमिट नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रॉन्स कब इमिट हुए, ओनली व्हेन यू हैव यूवी लाइट और सम पार्ट ऑफ विजिबल। मतलब जब आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करोगे ओनली इन दैट केस electrons are emitted from the surface of metal and such a surface is called as photosensitive surface, sensitive to photons, photosensitive, right, correct। हम भी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ना, बहुत जगह पे यूज करते हैं। माई स्किन इज सेंसिटिव टू दिस, माई टीथ इज सेंसिटिव टू दिस, करते हैं ना हम लोग। मीठा नहीं खा सकते, ठंडा नहीं खा सकते। तो वैसे ये है, व्हेन यू इंसिडेंट photons, electrons are emitted, but wait, कौन से photons, of some suitable frequency, राइट। अभी ऐसा क्यों हुआ वो हम आगे समझेंगे कि क्यों यूवी लाइट के लिए यू हैव इलेक्ट्रॉन्स, समझेंगे। बट ये एक जनरल सिर्फ एक डायग्रामेटिक वे है ऑफ शोइंग लाइट इज इंसिडेंट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। ये इलेक्ट्रॉन कोई नए टाइप के इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉन ही है, सिर्फ ये इमिट हुआ बिकॉज ऑफ इंसिडेंट फोटोन, इसके लिए क्या बोलते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रॉन। तो द फेनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस when radiation of suitable frequency is incident on it is known as photoelectric effect. What is photoelectric effect? The phenomena of emission of electrons from a metal surface when light of suitable frequency is incident on it. Okay, radiation मतलब light basically. So the phenomena of emission of electrons from a metal surface when radiation of suitable frequency is incident on it is known as photoelectric effect. यहाँ तक clear? पक्का पक्का, श्योर श्योर, 100%। अब हमको ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको इन डिटेल स्टडी करना है। तो इन डिटेल स्टडी करना है तो आपको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगेगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये नहीं समझा तो आगे आने वाले 3 टॉपिक गए आपके काम से। तो रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन डिटेल, हमको एक चाहिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल सेटअप हियर। तो ये है उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी फिजिक्स में थ्योरी टॉपिक आए, क्योंकि थ्योरी जड़ जाता है, याद ही नहीं रहता। याद रखना क्या है तुम लोगों को, एक डायग्राम याद रखना है। डायग्राम याद है तो सब पता है।
रिमेंबर दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक दैट अ स्टूडेंट डज नॉर्मली इज रेक्टिफिकेशन। रटे तो गए, सिंपल रूल है, समझ लो। समझ में आ गया तो डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो मैंने बताया ही है, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड डेरिवेशन इफ एनी होगा तो डायग्राम अभी आपको दिख ही रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहले इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है विद अ विंडो, और विंडो किसका है, क्वार्ट्ज का है। अब ये हर एक वर्ड का मतलब है यहाँ पे, व्हाई इवैक्यूएटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवैक्यूएटेड, व्हाई इवैक्यूएटेड, व्हाट इज इवैक्यूएटेड, व्हाट इज इवैक्यूएटेड। इवैक्यूएट मतलब जिसमें से तुमने एयर पूरा निकाल लिया बाहर, मतलब वहां पे वैक्यूम, राइट। तो यहाँ पे जो ट्यूब है ये क्या है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, मतलब इसमें अंदर एयर है क्या, नहीं, क्या है अंदर, वैक्यूम। अब वैक्यूम क्यों है उसका भी रीजन है। फॉर मैंने अभी बताया ट्यूबलाइट कैसे वर्क करता है। अगर मैंने बटन चालू किया, एक करंट पास हुआ, तो एक इलेक्ट्रोड ने क्या रिलीज किया, स्पार्क, मतलब क्या, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रोड के पास जा रहा था तो बीच में क्या था, गैस था। इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लूज हुआ, बराबर, राइट। तो जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो गया, लाइट में, फोटॉन्स में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हुआ एटम्स के इलेक्ट्रॉन के साथ, वो हो गया एक्साइट, जब वो डी एक्साइट तो क्या इमिट कर दिया, फोटोन। मतलब बोल सकते हो कि लाइट, वो जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब होता है, इट इज लाइक अ ट्रांसड्यूसर, यू नो व्हाट इज अ ट्रांसड्यूसर, विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। अब सोचो, तुमको यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेरीफाई करना है कि सच में ऐसा होता है क्या, कि जब हमने एक सरफेस पे फोटॉन्स को इंसिडेंट किया तो क्या इमिट हुए, इलेक्ट्रॉन। हमको वेरीफाई करना है। हम देख नहीं सकते ना ऐसा, डिंगा लेके रुक गए, देखो लाइट डाला लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आ ही नहीं रहे, अरे इलेक्ट्रॉन दिखते नहीं है। तो तुमको कुछ अलग तरीके से वेरीफाई करना पड़ेगा कि सच में ऐसा होता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं कि एक प्लेट है जिसको क्या बोला है, कलेक्टर प्लेट, नाम में ये कलेक्टर है, क्या काम है उसका, कलेक्ट करना। किसको कलेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को, किसमें भेजेगा, सर्किट में। सर्किट क्या मेजर करेगा, करंट। तो करंट आया मतलब इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन आए तो कहाँ से आए, इमिटर प्लेट से आए, इमिटर प्लेट से आए, रिमेंबर दिस। तो आप थोड़ा सा अच्छे से कनेक्ट करो, इवैक्यूएटेड क्यों होना चाहिए। इमेजिन इसके बीच में गैस के एटम्स होते, एयर होता, तो मैंने लाइट इंसिडेंट कर दिया, सोर्स ऑफ लाइट, ऑफकोर्स दिस इज यूवी सोर्स ऑफ लाइट, अल्ट्रावायलेट। लाइट इंसिडेंट हुआ तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट है इसको कहाँ पहुंचाना पड़ेगा, कलेक्टर में। कैसे पहुंचाओगे, पोटेंशियल डिफरेंस लगा देंगे, इस प्लेट को क्या कर देंगे, कलेक्टर को पॉजिटिव कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, कलेक्टर प्लेट के पास। अब जब ये जा रहे थे रास्ते में, राइट, अगर दूसरे गैस के एटम होते तो क्या होता, कोलिजन होता, मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लूज होता, तो इलेक्ट्रॉन पहुंचता ही नहीं वहां तक, तुमको समझ में कैसे आएगा फिर। तुमने गैस भर दिया, तुम बोल रहे थे कुछ हो ही नहीं रहा, तो जो हेनरिक हर्ट्ज ने बोला है तो गलत बोला है, गलत नहीं बोला है। यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा तुमको, गैस को बाहर निकालना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक, पक्का। तो वाई इवैक्यूएटेड, बिकॉज यू डोंट वांट द फोटो इलेक्ट्रॉन टू लूज एनर्जी ऑन इट्स वे टू कलेक्टर प्लेट, तो दैट इज वाई इवैक्यूएटेड। तो मैं पहले सिर्फ तुमको बेसिक बेसिक कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या है। ऑफकोर्स इट हैज एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, उसमें क्या है, एक इमिटर प्लेट है विच इज फोटोसेंसिटिव, मतलब जिस पे फोटोन इंसिडेंट होगा तो क्या इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन। और क्या है, कलेक्टर प्लेट है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा। और दोनों में तुमने क्या अप्लाई करके रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो इट कंसिस्ट ऑफ नंबर वन एन इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब विद अ क्वार्ट्ज विंडो। अब ये क्वार्ट्ज विंडो का क्या काम है, क्वार्ट्ज विंडो इज लाइक वन वे ट्रैफिक। वन वे ट्रैफिक क्यों, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहां से यहां से फोटोन एंटर कर गया। अब हमेशा तो ऐसा नहीं होगा ना कि फोटोन जाके सीधा प्लेट पे ही जाएगा, हो सकता है फोटोन अंडरगोस सम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस, राइट। तो रिफ्लेक्ट होते तो फोटोन बाहर निकल जाए, हो भी सकता है। तो ये जो फोटोन है इसने बाहर जाना नहीं है, सिर्फ अंदर आना है।
तो क्वार्ट्ज विंडो एक्ट्स एज नंबर वन वे ट्रैफिक फॉर फोटॉन्स, मतलब फोटॉन की एंट्री अलाउड है, एग्जिट अलाउड नहीं। नंबर टू, इलेक्ट्रॉन्स बीइंग पार्टिकल्स, तो मैं इसको ओपन तो नहीं रख सकता ना, इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएगा वहां, तो वी कैन नॉट लेट इलेक्ट्रॉन गो आउट, तो क्वार्ट्ज विंडो इसके लिए लगाया है। ओके, कंटेनिंग इस इवेपोरेटेड ग्लास ट्यूब में क्या है, एक क्वार्ट्ज विंडो है और क्या है, इट कंटेन्स अ फोटोसेंसिटिव मेटल प्लेट कॉल्ड एज इमिटर प्लेट ई एंड अनदर कलेक्टर प्लेट सी। नाम में ही है, इमिटर प्लेट का काम है इमिट करना, कलेक्टर प्लेट का काम है कलेक्ट करना। और क्या है, सोर्स ऑफ रेडिएशन, कौन सा सोर्स, अल्ट्रावायलेट, राइट, अल्ट्रावायलेट, या तो फिर विजिबल का लोअर एंड चल जाता है, मतलब ब्लू लाइट के आसपास तक का। ओके, पता ना विब्योर, वॉयलेट इंडिगो ब्लू, तो ब्लू के नीचे वाला पार्ट चल जाएगा, यू कैन नॉट गो लाइक ऑरेंज लाइट डाल दिया, ग्रीन डाल दिया, वैसे नहीं चलता है। उसके बाद तुमको क्या दिख रहा है, एक वोल्टेज का सोर्स है। मैंने बताया कि वोल्टेज का सोर्स क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए उसको तुमको कलेक्टर प्लेट तक पहुंचाना है। तो अपने आप जाएंगे क्या, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो सामने वाले प्लेट को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, मतलब तुमको इमिटर और कलेक्टर प्लेट में क्या लगाना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्टेज सोर्स, इमिटर एंड कलेक्टर प्लेट्स आर कनेक्टेड टू अ वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, वेरिएबल क्यू। वेरिएबल क्यू क्योंकि आगे देखोगे तो यू विल हैव टू वेरी द वोल्टेज हियर। अभी वेरी द वोल्टेज का मतलब भी समझ लो, यहाँ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। थोड़े से तुम्हारे जो मिसकॉन्सेप्ट है ना उसको क्लियर कर लेना। इमिटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट, नॉर्मली नॉर्मली हम लोग समझते हैं नेगेटिव प्लेट एंड पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तुम ऐसे ही बात करते हो ना, इमिटर इज नेगेटिव, कलेक्टर इज पॉजिटिव। कलेक्टर पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे उसके पास, है ना। और इमिटर प्लेट इमिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हो, नेगेटिव। और क्या बोलते हो, कैथोड की एनोड, क्या बोलते हो, कैथोड बोलते हैं कि एनोड बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है तो कैथोड बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूब आया ही वहां से था ये, सीआरटी, राइट। और क्या इतना डिफिकल्ट है, पॉजिटिव एनोड नेगेटिव कैथोड, कटायंस अनायंस उल्टे हो सकते हैं, कैथोड एनोड में मत कंफ्यूज होना, तुम लोग कटायंस अनायंस को इधर कैथोड एनोड में कंफ्यूज कर देते हो। तो एनीवेज दैट इज पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट इट, मुझे तो मेरे को भी नहीं आता, इसलिए मैं बात नहीं करूंगा। वन मोर थिंग, याद रखना, जो तुमको नहीं है बिल्कुल वर्ड मत निकालना। एनीवेज, ओके, ऐसा नहीं है नहीं आता, बड़ा भी नहीं बोलना। लेट अस टॉक अबाउट दिस नाउ। देखो अभी आई वाज टेलिंग यू वन थिंग हियर कि नॉर्मली मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है। तुम हमेशा तो समझते हो कि जो इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा और कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा, ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है। पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब होता है कि इट इज एट हायर पोटेंशियल कंपेयर टू इमिटर प्लेट। तो ऐसा हो सकता है कि इमिटर प्लेट -5 वोल्ट पे है और कलेक्टर प्लेट +5 वोल्ट, जीरो पे है तो भी चल सकता है, राइट, करेक्ट, राइट, क्योंकि +5 इज एट हायर देन -5। ऐसा भी हो सकता है कि इमिटर प्लेट जीरो पोटेंशियल पे और कलेक्टर प्लेट +5 पे है, तो हु इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट। तो नॉर्मली ये एच वर्ड इज इंपॉर्टेंट, नॉर्मली हम जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ना, तो हमको ये चाहिए होता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाए, कलेक्टर प्लेट के बाद, मतलब कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा कि नेगेटिव पे। हाँ, तो नॉर्मली हम लोग इलेक्ट इमिटर प्लेट को जीरो पोटेंशियल कर देते हैं, क्या करते हैं, जीरो, क्या करते हैं, जीरो। और कलेक्टर प्लेट को क्या करते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल। नॉर्मली ऐसा होता है, इमिटर इज केप्ट एट जीरो एंड कलेक्टर इज केप्ट एट हायर पॉजिटिव पोटेंशियल, नॉर्मली, राइट। मैं बस बोल रहा हूँ नॉर्मली। अभी हमको इस एक्सपेरिमेंट में, ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, हमको बहुत कुछ देखना पड़ सकता है ना, मे बी, लेट अस से, आई वांट टू नो। देखो हो क्या रहा है, फोटॉन्स आए, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट के पास गए, इलेक्ट्रॉन सर्किट में गए, सर्किट ने क्या बता दिया, करंट। तो मे बी आई कैन थिंक ऑफ कि मैं अगर कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल और भी बढ़ा दूं, पहले ये जीरो था, ये 5 था, अभी 10 कर दूं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ,
पोटेंशियल को चेंज करो और मुझे चेक करना है कि हाउ डज करंट वेरी। तो मुझे पोटेंशियल को मतलब वोल्टेज क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स में याद रखना, ये तुमको ऐसा पॉइंटर दिखे, तुमको याद भी होगा पोटेंशियोमीटर, तो वही है ये। तो तुम जब इस जॉकी को मूव करते हो ना, तो क्या होता है, वोल्टेज चेंज होता है किसमें, बिटवीन इमीटर एंड, तो ये जो इमीटर एंड कलेक्टर प्लेट दे आर कनेक्टेड टू वेरिएबल voltage source. Clear यहाँ तक? And normally emitter plate is kept at zero potential and collector at higher positive potential. Normally उल्टा भी करेंगे, उल्टा भी कर सकते, करना पड़ता है। उल्टा मतलब इमिटर प्लेट को पॉजिटिव लगा दो और कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव कर दो, मतलब जीरो कर दो, नेगेटिव कर दो, राइट। तो नेगेटिव भी कर सकते हो, जीरो ही करना है ऐसा नहीं होता। हम लोग अब तक इमिटर प्लेट को क्या रख रहे थे, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल, और कलेक्टर को पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल। कभी कभी ना उल्टा करना पड़ता है, वो क्यों करना पड़ता है आगे आएगा। उल्टा करना है मतलब इमिटर प्लेट को क्या करना है, हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव, और कलेक्टर को क्या करना है, नेगेटिव। तो ये जो पोलैरिटी चेंज करना है, इसके लिए एक की अरेंजमेंट होता है, की। तो 4-5 की होती है, एक की यहां से निकाल के उधर लगा दो, पोलैरिटी हो गया चेंज। उसको बोलते हैं कम्यूटेटर, क्या बोलते हैं उसको, तो दिख रहा है कम्यूटेटर। तो ये जो कम्यूटेटर है ना, बेसिकली इसका यूज है टू चेंज द पोलैरिटी ऑफ द प्लेट्स। देखो लिखा भी हुआ है। तो कम्यूटेटर क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ कीज विच आर यूज टू चेंज पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर। बराबर, याद रहेगा। तो कम्यूटेटर का रोल क्या है, टू चेंज द पोलैरिटी बिटवीन कलेक्टर एंड इमीटर। किसको पॉजिटिव या हायर पोटेंशियल पे रखना है, किसको लोअर या नेगेटिव पोटेंशियल पे रखना है, तो वो किसके हेल्प से करोगे, स्विच, विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ, ओके वेरी गुड। अभी मैंने तुमको बताया कि हमको इमीटर और कलेक्टर प्लेट में पोटेंशियल चेंज करना भी पड़ सकता है ना। 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 100 वोल्ट, तो चेंज करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, बाय मूविंग दिस जॉब। हम लेकिन एग्जैक्टली कितना वोल्टेज है पता समझेगा, तो कौन लगेगा हमको, वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर हमेशा कनेक्ट करते हो पैरेलल में, तो तुमको दिखेगा पैरेलल में। तो यू नीड अ वोल्ट मीटर, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर। सही है, बराबर। फोटॉन्स आ गए सोर्स से, वो जाके इंसिडेंट हो गए इमीटर पे, इमीटर से इमिट हो गए इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन गए कलेक्टर के पास, कलेक्टर से गए सर्किट में, बराबर, करेक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हुए सर्किट में, वो क्या देंगे, करंट। तो करंट मेजर करने के लिए क्या चाहिए, एमीटर, एक्चुअली माइक्रो एमीटर में भी गैल्वेनोमीटर, क्योंकि ये बहुत स्मॉल करंट होता है। तो एमीटर इट इज, इट मेजर्स द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इन द सन। क्लियर, राइट। तो 6 बेसिक एलिमेंट्स है, और ये अच्छे से याद रखना, देयर आर 6 बेसिक एलिमेंट्स इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Number 1 is evacuated glass tube which contains emitter plate and collector plate. It has a quartz window. बराबर यहाँ तक, right? Then there is a source of UV radiation. Number 3, there is a voltage source, variable voltage source, which basically provides potential difference between emitter and collector. Number 4, commutator key, which is used to change the polarity of voltage between emitter and collector. Number 5, voltmeter, which measures the voltage across emitter and collector. Number 6, it measures current. कौन है ये, एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर, बिकॉज नॉर्मली यहाँ पे करंट होता है बहुत स्मॉल, माइक्रो एम्पियर के रेंज में, और वहां पे एमीटर वर्क नहीं करता है, वहां पे कौन वर्क करता है, गैल्वेनोमीटर, राइट, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। तो एनीवे इतना बताना चाहिए। वर्किंग बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल। सोर्स से फोटोन आएंगे, फोटो सेंसिटिव प्लेट मतलब इमिटर पे इंसिडेंट होंगे। अब दो चीजें हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल एक मेटल सरफेस है, और बाय द वे इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर निकलने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है, राइट। कॉपर के लिए अलग, आयरन के लिए अलग, इट डिपेंड, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ मेटल प्लेट लेट अस से, और वहां पे
सरफेस से इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए 10 EV एनर्जी चाहिए, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी याद रखना, यहाँ पे एनर्जी जूल में मेजर नहीं होते, दे आर मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। और ये जो एनर्जी है, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू फ्री फ्रॉम द मेटल सरफेस, को हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? आगे आएगा, अभी से याद रखो। तो फॉर एग्जाम्पल, एक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए 10 EV का एनर्जी चाहिए। ठीक, मैंने एक फोटोन इंसिडेंट कर दिया, उस फोटोन के पास 8 EV का एनर्जी, 8 इलेक्ट्रॉन इमिट होगा? नहीं होगा, क्योंकि फोटोन के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही नहीं है टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन। फिर हमको फोटोन का एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ाओगे? फ्रीक्वेंसी बढ़ा के। अब समझ में आया, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, राइट? मतलब पहले हो सकता है कि मैं IR रेडिएशन यूज कर रहा था, IR रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी कम होता है, वेवलेंथ ज्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी कम होना, वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब होता है एनर्जी कम होना। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, अब मैं यूज कर रहा हूँ विजिबल लाइट। अब 8 की जगह पे हो गया 9 EV एनर्जी, इमिट होगा? नहीं। अब मैंने फ्रीक्वेंसी और बढ़ाया, एंड नाउ आई हैव अल्ट्रावायलेट लाइट, एंड नाउ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 10 EV। क्या होगा? इमिट होगा, क्योंकि नाउ दिस फोटोन हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन। तो स्टेप्स देखो, सोर्स से फोटोन आ रहा है, फोटोन के पास सफिशिएंट एनर्जी अगर होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा इमिटर प्लेट से। फिर इमिटर प्लेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? कलेक्टर प्लेट। लुक लुक, ये डायग्राम तो लगना ही वाला है तुमको। अभी ये सब प्रिंट कर लो दिमाग के अंदर, और सिंपल है। नंबर वन, लाइट विच इज फोटोन इज मेड टू फॉल ऑन द सर्फेस ऑफ मेटल प्लेट ई। मेटल प्लेट ई मतलब इमिटर। तो photons are made to fall, मतलब light is made to fall on emitter plate E and electrons are ejected from the metal through its surface, okay, through the surface of metal. So electrons are ejected from the metal through its surface. तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो सरफेस से बाहर आ रहे हैं, ऐसा उनका बोलने का मतलब है। फिर मैंने आगे एक ये लाइन ऐड कर दिया, ये जो इमिशन है वो कब होगा? बोल तो दिया इमिशन हुआ, लेकिन कब हुआ? इफ द एनर्जी ऑफ द फोटोन इज ग्रेटर देन द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू फ्री फ्रॉम द सरफेस, ओके। ओनली इन दैट कंडीशन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। अब ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? दिस इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड एट द कलेक्टर प्लेट सी। तो वर्किंग इतना ही है। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हुए वो इन द फॉर्म ऑफ करंट आ जाएंगे, कहाँ पे? एमीटर में। देन light falls on emitter plate, electrons or the photoelectrons are emitted from the surface of metal plate. Of course, if the photons have sufficient energy to knock out the electrons, and these electrons are collected by the collector plate, and these collected electrons are sent into circuit which gives you current. बराबर? नोट्स में मैंने तुमको डेप्थ दिया है, यहाँ पे मैं वो बता के दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा है, और इसको सिंप्लीफाइड रख रहा हूँ सो दैट यू मेक अ कनेक्शन एंड देन रीड द नोट्स, ओके, राइट? तो वर्किंग हो गया, इतनी वर्किंग था ना तुम यार। अभी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इससे क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिले हमको, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आप अच्छे से सुन लो मैं जो बोल रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन मतलब ग्राफ, तो तुमको ग्राफ समझना है। तो मेजर क्या कर रहे हो? करंट। क्या कर रहे हो? करंट। ये करंट क्यों आया? बिकॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, है ना? फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर इमिटेड ड्यू टू फोटॉन्स। तो ये करंट, इसको भी नाम चेंज करके बोल देंगे फोटो करंट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट, बराबर? अल्टीमेटली अल्टीमेटली ऑब्जर्वेशन मतलब क्या? समथिंग दैट यू ऑब्जर्व, उसी को बोल दो ना ऑब्जर्वेशन, बराबर? करेक्ट, राइट? व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन अबाउट मी? आई एम वेयरिंग पिंक, फाइन, दैट इज वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, गुड। वैसे ही तुम जब एक एक्सपेरिमेंट का स्टडी करते हो तो कुछ तो पैरामीटर ऑब्जर्व करोगे ना। यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? करंट। हमको कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन सच में इमिट हुए हैं? विद द हेल्प ऑफ करंट। तो हम यहाँ पे एक एक्सिस विच इज वाई एक्सिस, वाई एक्सिस हमेशा रिजर्व्ड है किसके लिए? फोटो इलेक्ट्रिक करंट के लिए। सिर्फ इस फोटो इलेक्ट्रिक करंट को किसी बुक में फोटो करंट में बोल दिया है, इट इज द सेम। फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स विच आर इमिटेड बिकॉज ऑफ फोटॉन्स। बचा कौन? एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास तीन वेरिएबल है। तुम क्या क्या वेरी कर सकते हो जरा सोचो।
मैंने ऑलरेडी बता दिया तुमको। नंबर वन फ्रीक्वेंसी, यू कैन चेंज फ्रीक्वेंसी of light coming from the source. Number two, intensity. What is the meaning of intensity of light? इलेक्ट्रॉन का कुछ, सोर्स ऑफ लाइट का इलेक्ट्रॉन के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब क्या? व्हाट इज जनरल मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी इन फिजिक्स? बाकी सब छोड़ दो, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी इन फिजिक्स? व्हाट इज इंटेंसिटी? ब्राइटनेस, यस, लेकिन व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी? ये हमने चैप्टर नंबर 3 में किया है। जिसको तुम इमिसिव पावर बोलते हो इंटेंसिटी होता है, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। एक सेकेंड में यूनिट एरिया से कितना एनर्जी निकल रहा है उसको बोलते हो इंटेंसिटी। अभी किसी ने बोला ब्राइटनेस, तो हाउ ब्राइटनेस इज कनेक्टेड टू इंटेंसिटी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक सोर्स जितना ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा उतना ही ज्यादा ब्राइट दिखेगा। सिंपल सी बात है वो। क्लियर यहां तक? तो यहाँ पे आपके पास तीन वेरिएबल थे, एक था फ्रीक्वेंसी, एक था इंटेंसिटी। अभी इंटेंसिटी का बेसिक मतलब मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक लाइट का बल्ब है और मे भी मान लो तुम्हारे पास एक रियोस्टैट भी है, मतलब तुम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हो सर्किट का। तो अगर सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज करते हो ना, सर्किट कम करते हो तो ब्राइटनेस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ाते हो तो ब्राइटनेस कम होता है। क्लियर? तो ऐसा समझ लो कि हम लोग इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं, मतलब कितना एनर्जी लाइट के सोर्स में से आ रहा है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी। तीसरा वेरिएबल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर। तो हमारे पास तीन वेरिएबल है। कौन से तीन? फ्रीक्वेंसी, नंबर टू इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, नंबर थ्री वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड। अभी याद कैसे रखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ह्यूमंस भूल जाएंगे कि कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। जो पहले दो पैरामीटर मैंने बोले ना, देयर आर प्रॉपर्टी, दीज टू फर्स्ट टू पैरामीटर आर प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। क्योंकि तुम फ्रीक्वेंसी सोर्स का चेंज करोगे, तुम इंटेंसिटी सोर्स का चेंज करोगे, और तीसरा है प्रॉपर्टी ऑफ वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये अभी याद रखना, दो टू वेरिएबल्स आर फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, एंड द थर्ड वन इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इमीटर एंड कलेक्टर। सही है? तो हम लोग विल मूव टू द फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल। मान लो एक मेरे पास वही सेटअप था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, जिसमें इवेगर ग्लास ट्यूब है, इमिटर प्लेट है, कलेक्टर प्लेट है, पूरा सेटअप वैसा ही है। नाउ आई हैव अ सोर्स ऑफ लाइट, लेट अस से ये इंफ्रारेड सोर्स ऑफ लाइट, आईआर, और मैंने ये आईआर लाइट इंसिडेंट कर दिया इस पे, इमिटर प्लेट पे। क्या होगा? क्या होगा? Nothing will happen. No photoelectrons will be emitted because infrared radiation does not have sufficient energy to knock out electrons from a metal surface. सही? फिर मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा? एनर्जी, मतलब फ्रीक्वेंसी। तो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, बढ़ाते गया, अभी मैं विजिबल रेंज में आ गया। क्या होगा? नथिंग विल हैपन, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ नहीं, तो एक भी इलेक्ट्रॉन इमिटर प्लेट से कलेक्टर प्लेट पे गया नहीं। राइट? करेक्ट? गुड। ओके। ओके, तो ऐसा करते 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 हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाते गए, मतलब एनर्जी बढ़ाते गए। एक स्टेज ऐसा आएगा कि व्हेन द फोटोन हैज सफिशिएंट एनर्जी, मतलब व्हेन एट दैट सुटेबल फ्रीक्वेंसी, एट दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, फोटोन के पास इतना एनर्जी है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? नॉकआउट करेगा। सही है? क्लियर यहां तक? बराबर। अब थोड़ा इससे और एडवांस लेवल पे सोचते हैं। 10 eV was the energy required for an electron to free from the metal surface. अब जो फोटोन है उसके पास सिर्फ 10 eV का एनर्जी है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सिर्फ इमिट होगा। राइट? इलेक्ट्रॉन सिर्फ इमिट होगा, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होगा क्या? नहीं, जीरो। अब मैंने फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, मतलब एनर्जी बढ़ गई। मान लो 11 eV इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, इलेक्ट्रॉन को फ्री होने के लिए क्या चाहिए था? 10। बचा कितना? तो कहाँ गया? काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे जैसे तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे,
वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि उसका स्पीड बढ़ेगा, मतलब अभी वो कलेक्टर प्लेट के पास जल्दी पहुंचेगा, मतलब ज्यादा करंट होगा। ओके, तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो सुटेबल पॉजिटिव पोटेंशियल, तो हमने पहले से कुछ सेटिंग करके रखा है। हमने कलेक्टर प्लेट को एक सुटेबल पॉजिटिव पोटेंशियल दे के रखा है, राइट। तो सुटेबल पॉजिटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू द कलेक्टर प्लेट सी। अब हम लोग लाइट का इंटेंसिटी भी कांस्टेंट कर दिया। रिमेंबर, तीन वेरिएबल थे, कितने थे? तीन। कौन कौन से? फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और वोल्टेज। तो जब तुम देख रहे हो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो तुम बाकी दो पैरामीटर को कांस्टेंट रख रहे हो। कौन से तीन थे? फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी मैंने तुमको बताया था, इमिटर प्लेट को हम नॉर्मली 0 वोल्ट पे रखते हैं, क्या रखते हैं, और चेंज को करते हैं कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो इसके आगे मैं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। क्या बोलूंगा मैं? हाँ। तो जब मैं फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा हूँ तो बाकी दो पैरामीटर क्या है? कांस्टेंट है। मतलब इंटेंसिटी और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है। इसके लिए बोला सुटेबल पॉजिटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू कलेक्टर प्लेट। इमीटर को नहीं दिया क्या, 0 करके रखा है उसको, राइट। और इंटेंसिटी भी क्या कर दिया तुमने? कांस्टेंट। और क्या वेरी कर रहे हो? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। It is observed that no photoelectric current is recorded till a certain minimum frequency nu zero is reached. जब तक फ्रीक्वेंसी का एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आता, फोटो करंट कितना है? 0 है, राइट। और ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? तो यू विल लुक, यू विल सी दिस फ्रीक्वेंसी एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इमिटेड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल। मतलब क्या? मतलब जो आपका फोटो सेंसिटिव मटेरियल है उस पर डिपेंड करता है ना। मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं तीन मेटल लेता हूँ, एल्यूमिनियम, लेट अस से कॉपर, एंड लेट अस से सम अदर निकेल, राइट, आयरन, जो भी लेना होगा वो, और मैं तीनों पे सेम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कर रहा हूँ, गुड, और मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जा रहा हूँ। तो पहले तो तीनों में से इमिशन नहीं मिला, फिर सडनली एक मेटल के लिए इमिशन मिला, उस फ्रीक्वेंसी को क्या बोल दिया? नू जीरो। क्या बोल दिया? नू जीरो। लेकिन इस फ्रीक्वेंसी पे बाकी दो मेटल में से अभी भी इमिशन नहीं मिल रहा है। मतलब क्या हुआ कि दिस फ्रीक्वेंसी एट विच द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट इमिटेड इज कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। कौन सा मटेरियल? फोटो सेंसिटिव मटेरियल, करेक्ट। और ग्राफ देखोगे तो लुक व्हाट इज हैपनिंग। जब फ्रीक्वेंसी 0 था तो फोटोन की एनर्जी भी 0 था। अब फोटोन की एनर्जी नहीं है तो नॉकआउट करेगा क्या? नहीं। फिर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो फोटोन का एनर्जी बढ़ा, लेकिन फोटोन के पास इतना एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? फ्री। इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं हुआ तो कलेक्टर प्लेट पे पहुंचेगा क्या? नहीं। कलेक्टर प्लेट पे नहीं पहुंचा तो करंट होगा क्या? नहीं। इसलिए करंट है क्या? नहीं। ऐसा करते 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 फाइनली एक फ्रीक्वेंसी आया नो जीरो, राइट, एट विच द फोटोन हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इमिटर प्लेट से इमिट हुए, कलेक्टर प्लेट को ऑलरेडी पॉजिटिव करके रखा था, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ अट्रैक्ट होंगे? कलेक्टर प्लेट के पास, वहां जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? सर्किट में जाएंगे, मतलब कहाँ जाएंगे? एमीटर में। और एमीटर क्या बताएगा तुमको? करंट। तो नो जीरो पे आपको जस्ट करंट मिलने लगा। इज दिस क्लियर? बराबर। फिर तुम जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मतलब फोटोन का एनर्जी बढ़ाना, फोटोन का एनर्जी बढ़ाना मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद जो एनर्जी बचा है वो इलेक्ट्रॉन लेके गया इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मतलब स्पीड बढ़ गया। किसका स्पीड बढ़ गया? इलेक्ट्रॉन का। तो अब वो इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंचेगा। जल्दी पहुंचेगा मतलब पहले अगर 1 सेकेंड में 5 ही इलेक्ट्रॉन पहुंचते थे तो अभी 10 पहुंच जाएंगे, बराबर। फिर फ्रीक्वेंसी और बढ़ा है तो 15 भी पहुंचेंगे। ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का पहुंचना मतलब ज्यादा करंट मिलना। तो यू सी करंट इज इंक्रीजिंग विथ फ्रीक्वेंसी। और ये जो फ्रीक्वेंसी है जिसपे आपको जस्ट इमिशन मिला, इसको बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होता है उसको बोलते हो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, बराबर। एक बात बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो, लेस हो, तो इमिशन होगा क्या? करंट लेगा क्या? नहीं। अगर वेवलेंथ ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो तो मिलेगा? यस।
क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या है, इनवर्स है। तो देयर इज नो इमिशन फॉर फ्रीक्वेंसी लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड देयर इज नो इमिशन फॉर वेवलेंथ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। So there is no emission of photoelectrons if frequency is less than threshold or wavelength is greater than threshold, where lambda 0 is called as threshold wavelength. बराबर। बाकी के ऑब्जर्वेशन हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल।